presented by Ishanex Broadcast. This content is for awareness, not offense. नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो भारतीय लोकतंत्र, शासन, यहाँ तक कि मतलब आज़ादी के क्या मायने हैं, इस पर भी कुछ बड़े सवाल उठाते हैं। जी। ये कुछ YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ लेख हैं और इनमें राय काफ़ी कह सकते हैं बेबाक है। तो आज हमारा काम है कि इनमें जो मुख्य तर्क दिए गए हैं उनको ज़रा समझें। बिल्कुल। और इन स्रोतों से कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जैसे भारत में जो लोकतंत्र का सिद्धांत है और जो असलियत है उसमें कितना फासला है। हाँ। फिर चीन जैसे दूसरे सिस्टम से तुलना की गई है, वोटर्स की क्या भूमिका है, सरकार की जवाबदेही का सवाल है और एक बहुत ही अलग सा नजरिया है सरहदों और नियंत्रण को लेकर। हाँ, वो सरहदों वाला मुद्दा काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन शुरुआत करते हैं उस तुलना से जो आपने कही, भारत और चीन। जी। एक स्रोत ने 1987 से दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ देखी है और सवाल ये है कि भाई लोकतंत्र होते हुए भी भारत क्यों पिछड़ा। आंकड़े देखें जरा। हाँ बताएं। 1987 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी करीब 365 रुपए, चीन की 340 रुपए, लगभग बराबर। हाँ, आसपास ही थे। लेकिन 2024 तक भारत पहुंचा 2,35,000 पर और चीन वो पहुंच गया 10,90,000 रुपए। बाप रे, काफी बड़ा अंतर है ये तो। बहुत बड़ा। तो स्रोत ये इशारा क्यों कर रहा है कि तानाशाही शायद कुछ मामलों में बेहतर हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, ये तर्क पहली बार में थोड़ा चौंकाता है। स्रोत का कहना है कि लोकतंत्र में क्या होता है, सरकारें अक्सर जनता की या कहें भीड़ की छोटी अवधि की मांगों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। जैसे मुफ्त बिजली दे दो, पानी मुफ्त कर दो, जाति या धर्म के नाम पर वोट मिल जाए। अब ये चीजें मतलब तुरंत तो लोकप्रिय हो जाती हैं। हाँ, वोट तो मिल जाते हैं। वोट मिल जाते हैं बिल्कुल, पर लंबे समय के विकास के लिए ये ठीक नहीं। स्रोत इसकी तुलना करता है एक तानाशाह से, जो शायद ऐसे कड़े फैसले ले सके जो लोगों को पसंद ना आए पर देश के लिए अच्छे हों। जैसे कैसा फैसला? जैसे भाई मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय लोगों को हुनर सिखाने पर पैसा लगाया जाए। स्रोत सरकार को एक कंपनी के सीईओ की तरह देखता है, पर कहता है कि फर्क ये है कि चुने हुए नेता को अपने वोटरों को खुश रखना पड़ता है, चाहे लॉन्ग टर्म नुकसान हो। ये तो सीधी लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर ही सवाल है और वोटरों के व्यवहार पर भी स्रोत कुछ नरम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है कि लोग अक्सर विकास, जैसे सड़कें बन गईं या नौकरियां आईं, इसके बजाय जाति, धर्म या वही मुफ्त की चीजों, बिजली, पानी, बस टिकट, इनके आधार पर वोट डाल देते हैं। बिहार का उदाहरण भी दिया है। हाँ, दिया है। तो जाहिर है फिर नेता भी तो उन्हीं मांगों पर ध्यान देंगे ना। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। और स्रोत इस बात की भी आलोचना करता है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम नेताओं पर रख दिए जाते हैं, मोदी स्टेडियम, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वगैरह। अच्छा, ये नाम रखने वाली बात भी है। जी, और ये बात बजट वाले उदाहरण से और साफ होती है। जो स्रोत देता है, कहता है मान लीजिए सरकार ने टैक्स से 100 रुपए कमाए। स्रोत मानता है कि ये ज्यादातर अमीरों से आता है। खैर, हाँ। तो ये पैसा खर्च कैसे होता है? स्रोत का आरोप है कि इसमें से कुछ हिस्सा नेताओं की जेब में गया, कुछ मुफ्त की योजनाओं पर, कुछ सरकारी इश्तिहारों पर। अच्छा। तो बचा क्या? विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कम पड़ गया, फिर कर्ज लो। और इसी से शायद वो पुल वाला उदाहरण जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, बिहार का वो 88 करोड़ का पुल जो बनते ही ढह गया, और जवाबदेही कुछ खास नहीं। स्रोत इसकी तुलना करता है अंग्रेजों के जमाने के पुलों से, जो आज भी खड़े हैं। ये तो गंभीर बात है। अच्छा, अब ये जो वोटरों और सरकार की जवाबदेही की बात है, ये सीधे तौर पर कुछ विवादास्पद नीतियों से भी जुड़ती है ना? जैसे वो कृषि कानून थे। हाँ, कृषि कानून। उन पर स्रोत का क्या कहना था? काफी हंगामा हुआ था उन पर। बिल्कुल। स्रोत का नजरिया यह है कि उन कानूनों का मकसद था किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो उनकी निर्भरता है उसे कम करना। अच्छा। और उन्हें बाजार की ज्यादा आजादी देना, जैसे वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकें, रोक कर रख सकें। लेकिन विरोध क्यों हुआ? क्योंकि किसानों को डर था कि एमएसपी छिन जाएगी, जमीन चली जाएगी। और स्रोत ये भी कहता है कि एमएसपी अब एक पुरानी व्यवस्था हो गई है, सरकार पर बोझ है और किसान दूसरी फसलों या दूसरे काम धंधों में जाने से हिचकते हैं। एक तरह की मतलब छिपी हुई बेरोजगारी बनी रहती है। तो स्रोत मानता है कि वो जरूरी सुधार थे, पर यह भी मानता है कि किसानों के डर असली थे। जी बिल्कुल, वो मानता है कि सुधार जरूरी थे, लेकिन विरोध भी मजबूत था और उसके कारण भी थे।
निष्पक्ष होकर देखें तो यही बात है। ठीक है। और दूसरे जो बड़े मुद्दे रहे जैसे आरक्षण और CANRC। हाँ, इन पर भी स्रोत ने काफी कुछ कहा है। आरक्षण पर कहता है कि देखो, शुरू हुआ था पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, जो अच्छी बात थी जी, लेकिन अब स्रोत के हिसाब से ये ज्यादातर वोट बैंक की राजनीति बन गया है और कई बार वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं जो साधन संपन्न है। उसने अपने कुछ अमीर SC/ST दोस्तों का उदाहरण दिया जिन्हें आसानी से नौकरी मिल गई। अच्छा, ऐसा उदाहरण भी है? जी, और CANRC पर स्रोत पहले तो उसका घोषित उद्देश्य बताता है कि पड़ोसी देशों से जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह, मुसलमानों को छोड़कर उन्हें नागरिकता देना और अवैध अप्रवासियों की पहचान करना। लेकिन फिर वो ये भी बताता है कि इस पर विवाद क्यों हुआ। भारत का जो सेक्युलर संविधान है उसके खिलाफ इसे बताया गया, मुस्लिम विरोधी कहा गया और इसे भाजपा की वोट बैंक राजनीति से भी जोड़ा गया। और विरोध प्रदर्शनों पे भी कुछ कहा है। हाँ, स्रोत इस बात की आलोचना करता है कि विरोध का मुख्य नारा बन गया कागज नहीं दिखाएंगे, जबकि स्रोत के अनुसार बहस इस पर होनी चाहिए थी कि क्या ये कानून संवैधानिक हैं, क्या ये सेक्युलर सिद्धांतों के खिलाफ हैं। समझ गए। तो ये तो देश की अंदर की नीतियों और राजनीति की बातें हुई, लेकिन एक और स्रोत है जो बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। वो सरहदों यानी बॉर्डर्स के आइडिया पर ही सवाल उठाता है। जी हाँ, ये बहुत ही कह सकते हैं दार्शनिक सा मुद्दा उठाता है। क्या कहता है वो? कि ये सरहदें, ये देश, ये राष्ट्र, क्या ये सच में है या सिर्फ हमें कंट्रोल करने के तरीके हैं, एक ब्रांड की तरह। झंडा मतलब लोगो, नेता मतलब CEO। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो कहता है कि सरहदें एक तरह के दिमागी पिंजरे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है ये मेरा देश, वो दुश्मन देश। शिक्षा व्यवस्था हमारे सोचने के तरीके को ढालती है। युद्ध होते हैं लेकिन अक्सर उनमें फायदा किसका होता है? ताकतवर लोगों का, अभिजात वर्ग का। आम आदमी तो बस पिसता है। तो असली नियंत्रण क्या है? बंदूकें, फौज? नहीं, स्रोत कहता है असली नियंत्रण तो मनोवैज्ञानिक है। मीडिया, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाकर इनके जरिए हम पर एक तरह से शासन किया जाता है। हम खुद ही अपने पिंजरे के रखवाले बन जाते हैं। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। तो अगर समस्याएं इतनी बड़ी और इतनी गहरी हैं, तो क्या इन स्रोतों में कोई हल, कोई समाधान भी सुझाया गया है? हाँ, कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। जैसे एक सुझाव है कि चुनाव और जल्दी हो, शायद हर साल। हर साल? हाँ, ताकि सरकारें हमेशा जवाबदेह महसूस करें। एक और सुझाव है कि जो अहम मंत्रालय हैं, वित्त, रक्षा, विदेश, उनके मंत्रियों के लिए अलग से वोटिंग हो, जनता सीधे चुने उन्हें। अच्छा, ये दिलचस्प है। और सरकार के प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा जोर हो। पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी रिपोर्टिंग हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। और वोटरों के लिए? सबसे अहम शायद यही है, वोटरों को शिक्षित किया जाए। उन्हें समझाया जाए कि अपनी पहचान या मुफ्त की चीजों के लालच में वोट देने के बजाय सरकार ने काम कैसा किया है उसके आधार पर वोट कैसे दें। परफॉर्मेंस पर फोकस हो। यानी कोशिश ये कि लोकतंत्र ज्यादा नतीजों पर आधारित बने, परफॉर्मेंस ड्रिवन बने, और ये जो छोटी अवधि के लोक लुभावन वादे हैं या पहचान की राजनीति है, उसका असर कम हो। बिल्कुल सही। ये वही बात है जो हमने शुरू में कही थी कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में जो दिक्कतें स्रोत बता रहा है, ये सुधार उन्हीं को ठीक करने के लिए हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों में एक तरह का तनाव साफ दिखता है। जी। एक तरफ लोकतंत्र के बड़े बड़े आदर्श है, सिद्धांत है, और दूसरी तरफ भारत में शासन की जो जमीनी हकीकत है, वोटरों का जो व्यवहार है, आर्थिक चुनौतियां हैं, वो सब। और साथ ही राष्ट्र और सरहद जैसी बहुत बुनियादी चीजों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने स्रोतों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर ये सारी आलोचनाएं जो इन स्रोतों में की गई हैं, मौजूदा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में, राष्ट्रीय ढांचों के बारे में, अगर इनमें दम है, तो फिर क्या कोई और तरीका हो सकता है? मतलब सबके लिए बेहतर हो, सच्ची तरक्की लाए। कोई ऐसा तरीका जो सिर्फ मौजूदा सिस्टम में छोटे मोटे फेरबदल करने से आगे जाता हो। सोचने वाली बात है।